कक्षा 10वीं अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं। जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व और प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय। अब हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के और उसके बाद 6 दशकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र के विकास संबंधी बहुत कार्य किए, परंतु फिर भी हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे मार्ग में अनेक चुनौतियां थी, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी आदि ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जो कि हमारे विकास कार्य में खर्च होने वाली राशि का पूरा विकास कार्य में खर्च नहीं किया जा सका। ये समस्याएं परस्पर अविश्वास, मतभेदों को बढ़ा देती थी और सामाजिक शांति व्यवस्था भी भंग होती थी, क्योंकि प्राचीन काल में जो सामाजिक मान्यताएं थी, परंपराएं थी, अंधविश्वास थी, उसको लोग आज के समय में भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि आज भी समाज में व्याप्त हैं बहुत सी जो हैं चुनौतियां हैं, वह अभी भी व्याप्त हैं। जैसे आतंकवादी हिंसा कभी कभी गंभीर रूप ले लेती है। इन सभी चुनौतियों पर हमें विचार करने या बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या विस्फोट। अब देखें जनसंख्या विस्फोट क्या है। मतलब जनसंख्या का तीव्र दर से तेज और वृद्धि होना, इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर मतलब तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट है। कि जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। वह इसलिए विफल कर देती है क्योंकि जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारे पास हम विकास कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही मांग भी बढ़ती जा रही है। मतलब आवश्यकता, जिनकी आवश्यकता है उनकी जनता जो है, संख्या जो है वह बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से हम देखेंगे 1901 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या जो है 32.8 करोड़ थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 121.6 करोड़ हो गई। फिर है जनसंख्या विस्फोट के कारण। तब जनसंख्या विस्फोट क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या होती है, कुछ सामाजिक मान्यताएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि संयुक्त परिवार प्रथा होने के कारण अधिक बच्चों का पालन पोषण आसानी से हो जाता था, मतलब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। फिर दूसरा है कम आयु में विवाह होने से बच्चे अधिक पैदा होते थे। मतलब पहले ये होता था कि बच्ची का कम आयु में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। फिर है समाज और परंपरावादी होना। मतलब लड़कों के जन्म को महत्वपूर्ण माना जाता था। इस तरह से कहा जाता है, सामाजिक रूप में हम कह सकते हैं कि लड़कों का जन्म होना ही हमारी परंपरा या वंश को तारता है, इस तरह से लोग कहते हैं। तो यह मान्यता होने के कारण भी। फिर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमजोर होना, क्योंकि स्त्रियों को सिर्फ घर के कार्य के लिए, बाहर के कार्य के लिए, वो सिर्फ सामाजिक स्थिति ही इतना कमजोर था कि उनको पढ़ाया लिखाया उस समय नहीं जाता था। फिर बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना। मतलब यदि बच्चे पैदा होते हैं तो बोलते हैं ये तो ईश्वर की देन है, और यदि 2 हाथ दिया है तो खाने के लिए जो मुंह दिया है, 2 हाथ भी दिया है तो ऊपर वाला उनकी आवश्यकता भी पूरी करेगा। मतलब इस तरह से मान्यताएं थी। फिर है आर्थिक कारण। निर्धनता के कारण अधिक बच्चों की कमाई का साधन माना जाता है। जैसे आर्थिक कारण, जो गरीब लोग होते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतनी ही कमाई का वह साधन होंगे। फिर कृषि पर निर्भरता। कई कार्य ऐसे होते थे जो लोग परिवारों को बच्चों कृषि संबंधी कार्यों की सहायता करते थे, जैसे पशु चराना है, घर की रखवाली करना है, बच्चों की देखरेख करना है। इस तरह से बच्चों से कार्य किया करवाया जाता है। फिर दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। ग्रामीण जनता की यह धारणा थी कि आने वाला बच्चा 2 हाथ 2 पैर, जैसे हमने अभी बताया, लेकर आता है और काम में भी सहायक होता है, और बच्चों को वरदान मानते हैं। फिर अन्य कारण, जैसे शिक्षा का अभाव। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है, जिस तरह से हमने कहा कि बच्चों को ईश्वर की देन मानना। फिर उष्ण जलवायु। मतलब हमारे यहाँ की जलवायु गर्म है, जिसमें लड़कियों को बहुत जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और कम उम्र में शादी होने से बच्चे हो जाते हैं। फिर संतान निरोधक विधियों की कमी। अज्ञानता, अनुपलब्धता। मतलब इस तरह से अज्ञानता रहती है, उसकी उपलब्धता नहीं रहती है। यदि हमें मालूम है संतान निरोधक विधियां की पता ही नहीं है कि उसे कैसे उपयोग करना है। फिर घटती मृत्यु दर के कारण भी। घटती मृत्यु दर हो गई है, इससे जन्म दर तेजी से बढ़ी है, इससे भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। फिर है जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव।
मतलब जब जनसंख्या एकदम बढ़ती है तो उसका प्रभाव समाज पर कैसा पड़ता है या देश पर किस प्रकार पड़ता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है, मतलब जब जितनी हम उत्पादन कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं उसी रेशो में जनसंख्या भी बढ़ रही है, इस वजह से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती बल्कि कम होती चली जाती है। बचत और विनियोग भी बहुत कम हो पाता। जब खाने वाला व्यक्ति ही अधिक होगा तो व्यक्ति बचत कैसे करेगा। फिर भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ना, जिससे कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पादन नहीं कर पा रही है। जनसंख्या का भार अधिक बढ़ रहा है, मतलब जितनी भूमि है, भूमि को तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो वह कृषि योग्य भूमि पर भी लोग घर बनाना प्रारंभ कर दिए। इस तरह से ये भूमि भी उतनी अनाज का उत्पादन नहीं कर पा रही है। फिर खाद्यान्न की कमी, जिस जनसंख्या वृद्धि जिस तेजी से बढ़ रही है उससे भी खाद्यान्न में कमी भी पैदा होती जा रही है। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास, शिक्षा आदि समस्या, ये सारी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। कृषि और अन्य उपयोग भूमि भी कम होती जा रही है। जिस तरह से हमने बताया कभी घर बनाते जा रहे हैं तो कृषि योग भूमि को मतलब रहवासी क्षेत्र बनाया जा रहा है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जनसंख्या वृद्धि की मांग भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं और कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसी तरह से जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होती है, श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है और बेरोजगार की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे कि ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है, अधिक बिजली की जरूरत होती है और बिजली घरों का निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। फिर जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय, मतलब जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। जैसे कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम लागू किए जाएं, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, शहर और गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाएं, उनको जानकारी दी जाए, विवाह की आयु बढ़ा दी जानी चाहिए जिससे कि जनसंख्या वृद्धि ना हो सके। फिर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, 2 बच्चों के मानक को ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। टीकाकरण का प्रचार प्रसार होना चाहिए, स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए। इससे यह होगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लगातार प्रोत्साहित करने के बाद ही उसका वांछित प्रभाव नहीं हुआ तो राष्ट्रीय मुद्दा मानकर उसे जनता के समक्ष रखा जाने से उसकी जान जागृति भी लानी होगी। फिर है दूसरा हमारे पास है बेरोजगारी, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, देश के लिए चुनौती है, जिसमें कि बेरोजगारी से आज से सबसे पहली चीज़ ये है कि व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर में काम करने को यदि तैयार होता है तो उससे काम नहीं मिलता है, और यदि वह बेरोजगार की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ती है तो श्रमों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति काम करने योग्य तो है परंतु उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। मतलब व्यक्ति काम करने को तैयार है, काम नहीं मिल रहा है, दूसरा वह उस काम करने के योग्य तो है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा तो उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। अब भारत में जो बेरोजगारी है वह 2 प्रकार की होती है, एक शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में ज़्यादातर व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और वह अपने योग्य काम ढूंढता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो वह शहरी बेरोजगारी कहलाती है। ग्रामीण बेरोजगारी, अब ग्रामीण बेरोजगारी में ज़्यादातर मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है क्योंकि 3 महीने वो खेत में काम करते हैं और फिर उसके बाद फिर 3 महीने बेरोजगार हो जाते हैं, उसके बाद फिर 3 महीने फिर खेत में काम करते हैं, उसके बाद 3 महीने फिर बेरोजगार होते हैं। मतलब रबी और खरीफ की फसल के बोने के बीच में वे बेरोजगार हो जाते हैं। इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वह वहाँ पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी भी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है क्योंकि एक व्यक्ति का काम है तो वहाँ पर 4 व्यक्ति लगे हुए हैं तो इस तरह से 3 लोग उस काम में लगे हुए हैं लेकिन वह एक तरह से बेरोजगार ही हैं। फिर भारत में बेरोजगारी के कारण ये क्यों है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने के कारण, जिस तरह से हमने बताया कि जनसंख्या जिस तरह से वृद्धि हो रही है और हम उसके कार्य नहीं दे पा रहे हैं। फिर कृषि पर बढ़ता दबाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शिक्षा ही देते हैं, उनको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए तो हम ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो है उससे हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा देने से व्यक्ति कम से कम स्वयं का छोटा सा या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित कर सकता है। फिर दोषपूर्ण नियोजन, जो नियोजन है वह उससे दोषपूर्ण है, उसके कारण भी गरीब अधिक गरीब होता चला जाता है, अमीर अधिक अमीर होता चला जाता है। श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, श्रमिकों में भी गतिशीलता का अभाव पाया जाता है क्योंकि वह कुछ दिन गांव में काम करते हैं, कुछ दिन शहर में काम करते हैं। फिर विकास की धीमी गति, विकास की धीमी गति इसलिए है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण मांग बढ़ती जा रही है और विकास तो हो रहा है लेकिन जनसंख्या के रेशो में वह विकास नहीं हो पा रहा है। फिर पूंजी का अभाव, फिर उद्योगों में मशीनीकरण होने के कारण भी लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं क्योंकि जहाँ 10 व्यक्ति लगते थे वहाँ
एक मशीन द्वारा कार्य कर लिया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति लग रहा है, तो इस तरह से 10 लोग 9 लोग बेरोजगार हो गए। फिर शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण, जो शिक्षित है वह दूसरा कार्य करना नहीं चाहता, वह मजदूरी नहीं करेगा और दूसरा कार्य नहीं करेगा, वो जिस चीज़ में प्रशिक्षण लेगा या जिसमें शिक्षित है वह वही कार्य करना चाहेगा। फिर रोजगार मार्गदर्शन का अभाव, यदि व्यक्ति शिक्षित है तो उसको रोजगार मार्गदर्शन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वह जिस तरह का वह कार्य करना चाहता है उसे उस तरह से मार्गदर्शन दिया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए तो उसको रोजगार प्राप्त हो सकता है। फिर मानव शक्ति का अपव्यय, बेरोजगारी के कुछ परिणाम होते हैं, जैसे मानव शक्ति का अपव्यय होता है, जिस तरह से बताया कि जहाँ एक व्यक्ति का काम है लेकिन वहाँ 4 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। फिर आर्थिक विकास में भी बाधा, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती है उस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ती है और ये आर्थिक विकास में भी बाधा होता है, क्योंकि हम जब विकास कर रहे हैं लेकिन उसी रेशो में जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है तो हमारा विकास वहीं का वहीं रुक जाता है। फिर संसाधनों की बर्बादी, हमारे पास संसाधन भी इतने हैं कि हम उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं जैसे कि व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजना नहीं चाहता या फिर वहाँ जाना नहीं चाहता, यदि एक बेटा है तो उसे वह बाहर भेजना नहीं चाहेगा, इस तरह से सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। फिर राजनीतिक अस्थिरता, जिस तरह से अभी वर्तमान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है उसके कारण भी बेरोजगारी का एक कारण बनता है। फिर है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, वही चीज़ें जो जैसे कि हमने जनसंख्या वृद्धि को किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं उसी तरह हम बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि पर जब नियंत्रण हो जाएगा तो स्वाभाविक है हम जब विकास करेंगे तो हम लोगों की पूर्ति या मांग को भी पूरा कर सकते हैं। फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, जिस तरह से हमने बताया कि यदि उनको रोजगार संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा तो वो लघु या कुटीर उद्योग का भी स्थापना करके 10 व्यक्ति को स्वाभाविक है वह रोजगार प्रदान कर सकता है। फिर व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वह जैसे वेल्डिंग है, फिटर है, दूसरे और कार्य हैं, बढ़ाई का कार्य है, मतलब इस तरह से बहुत से कार्य हैं जो उनको यदि प्रशिक्षित किया जाएगा, उससे संबंधित शिक्षा दी जाएगी तो स्वाभाविक है व्यक्ति उस कार्य को करेगा और उसमें 4 लोगों को अपनी नौकरी भी देगा। फिर इस तरह से विनियोग में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब स्वाभाविक जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेगी तो उनका खर्च भी कम होगा, खर्च कम होगा तो जो बचत में आएगा तो उसको वह विनियोग करना चालू कर देंगे। फिर सहायक उद्योगों का विकास, जिस तरह से कहा जाए लघु और कुटीर उद्योगों का जब हम विकास करेंगे, सहायक उद्योग जैसे कृषि संबंधी उद्योग हैं और भी दूसरे छोटे मोटे उद्योग हैं, यदि हम उनका जब विकास करेंगे तो बड़े बड़े उद्योग भी चलेंगे। फिर प्रशिक्षण की सुविधाएं, जो व्यक्ति जिस तरह से कार्य करना चाहता है उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार योजनाओं का विस्तार करना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और वो शहर की ओर पलायन ना करें। फिर कृषि उन्नति, कृषि में आधुनिक तरीके से खेती करने से भी हम कृषि में उन्नति कर सकते हैं, जिससे कि कृषि क्षेत्र में विकास होगा, अनाज का उत्पादन अधिक होगा, जिससे कि लोगों की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। धन्यवाद।